हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ज्योति जी एंड शालू जी, गुड मॉर्निंग। हमने कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर लिया था, तो वहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा आप लोगों की कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही है। लेकिन थोड़ा सा लेवल हम जरूर मेंटेन करेंगे, ताकि क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी अगर कहीं से भी बनती है तो हम उसको जरूर अच्छे से सॉल्व कर लें। इस चीज तक हम आएंगे। क्लियर है? तो आज हम ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इसकी शुरुआत कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन से। और फिर हम धीरे 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 इसमें आगे बढ़ते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, चैप्टर के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स वास्तव में है क्या, पहले हम थोड़ा सा इस बात को समझ लें। ये काम क्या आ रहा है? केमिकल काइनेटिक्स वास्तव में है क्या? केमिकल की काइनेटिक्स क्या चीज समझाना चाह रही है? जनरली ये हो गया, केमिकल का मतलब हो गया कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस काम में आ रहे हैं उनके लिए। और काइनेटिक्स मतलब हो गया उनकी स्पीड। बात समझ में आ रही है? उनके बारे में बता रही है। अब जैसे सुनो, आखिरकार इस चैप्टर को बनाया क्यों गया, ये काम में क्यों लिया गया, क्या सोच से इसको डेवलप किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना ये जरूरी है कि क्या सोच थी। थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? थर्मोडायनामिक्स हमको सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, वो कैसे हो रही है और वो क्यों हो रही है, इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कंप्लीटली मौन है। थर्मोडायनामिक्स जानते ही नहीं है, वो बिल्कुल मौन है। जैसे सिस्टम, अब आप समझिए कि मान लीजिए कि मुझे मेरे घर से आपको पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट आना है, तो थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन सिर्फ इतना ही कि मैं घर से निकला और इंस्टीट्यूट पहुंचा। काम है सिर्फ पढ़ाना, बस मतलब इतने से ही है। मैं कैसे आया, मैं किस माध्यम से आया, मैं मोटरसाइकिल से आया, मैं कार से आया, या मैं कहूं किसी के लिफ्ट लेके आया, या मैं ऑटो पकड़ करके आया, इससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बताती है कि इनिशियल रेट और फाइनल रेट क्या है भाई, कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स इतना नॉलेज देती है। लेकिन काइनेटिक्स उसी चीज को एक्सप्लेन करती है कि रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी देर में होगी, कितने पदों में कंप्लीट होगी, और इसको कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे होंगे। दैट मीन्स अगर मैं घर से यहां आ रहा हूं तो मैं किस साधन से आ रहा हूं, कितनी देर में पहुंच रहा हूं, कितने स्टॉपेज पर मैं पहुंच रहा हूं, कितनी रेड लाइट क्रॉस करके मैं पहुंच रहा हूं, ये सारी की सारी, मैं कहां कहां रुका, कितने स्टेप कंप्लीट करता हुआ मैं यहां तक पहुंचा, ये सारी नॉलेज हमको काइनेटिक्स देती है। तो कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कितने स्टेप में होगी, उसकी एवरेज क्या निकाला जाएगा। आर यू गेटिंग माई आइडिया? पहले बात समझ में आई दोनों में डिफरेंस क्या है, तब तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। पहले बेसिक फीलिंग आनी चाहिए दोनों की, कि हाँ हमें वो ये बताती है। टीवी पे ऐड आता है, हीरा है सदा के लिए तनिष्क, देखते हो आप? अब हीरा सदा के लिए है क्या? थर्मोडायनेमिक्स की नजर में तो हीरा है ही नहीं। आज नहीं तो कल हीरा कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट में, क्योंकि कार्बन की स्टेबल फॉर्म थर्मोडायनेमिक्स ग्रेफाइट मानती है। फिर भी ऐड आ रहा है टीवी पे, हीरा है सदा के लिए। उसका रीजन है, डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्जन इतना स्लो है कि वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उसको होने में हजारों साल लग जाएंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन वो स्टेबल तो नहीं है ना। क्लियर है?
तो इसी तरीके से मैं ये आप लोगों को समझा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ रिएक्शन के बारे में नॉलेज देती है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन काइनेटिक्स हमें ये नॉलेज दे रही है कि रिएक्शन कैसे होगी, कितने पदों में होगी, और इसका प्रोसेस क्या होगा इस रिएक्शन के होने का। और इस रिएक्शन जब हो रही होगी तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इसकी दर को प्रभावित करेंगे, इसके बनने की दर, खत्म होने की दर वगैरह वगैरह, इन चीजों को प्रभावित करेंगे। मुद्दा समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा पॉइंट पकड़ लिया आप लोगों ने? सबसे पहली चीज हमें ये जानना था। अब मान लीजिए कि मैं घर से इंस्टीट्यूट आ रहा हूं, देन रोज मुझे आने के अंदर किसी दिन 15 मिनट लगते हैं, किसी दिन 17 मिनट लगते हैं, किसी दिन 18 मिनट लगते हैं, किसी दिन 20 मिनट लगते हैं। देन तो एक मोटा मोटा अगर मैं एवरेज लूं तो आने में मुझे 15 मिनट एक एवरेज हो गई। तो मेरी एवरेज रेट क्या हो गई, एवरेज स्पीड क्या हो गई यहां पर आने की, कि यहां सब 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। बात समझ आ गई? लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए कि नहीं आप तो ये बताओ कि आप 10 मिनट में कहां तक पहुंच जाते हो, 5 मिनट में आप कहां थे, क्लियर है? 2 मिनट निकले तो आप आपके घर से कहां तक पहुंचे। मुद्दा समझ आ रहा है बेटा? क्लियर ना? एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी हमसे कंसंट्रेशन डिस्कस की जा सकती है किसी भी रिएक्शन की, किसके दौरान? केमिकल काइनेटिक्स के दौरान। बात समझ में आ रही है? तो एक एवरेज और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसकी रेट कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये सारी की सारी चीजें कहां आती है? केमिकल काइनेटिक्स में आती है। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल काइनेटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके हमारे दैनिक जीवन में इतना काम नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा अगर कोई भी इंडस्ट्रीज खड़ी की जाती है तो वो इसके बिना कभी भी खड़ी नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट दिया है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है? क्या रिएक्टेंट जितना दिया था उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है या इसमें से कुछ कंज्यूम हो रहा है? कितने स्टेप में काम हो रहा है? स्टेप को कम कर दिया जाए तो क्या लेबर बचा ली जाएगी? और जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो अच्छा मिलेगा? या इसके स्टेप बढ़ा दें तो यील्ड कम हो जाएगी, और यील्ड कम हो रही तो क्या प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या अगर रिएक्शन को बीच में स्टॉप अगर हम कर दें किसी कारण, मान लो लाइटें चली गई या कोई भी टेक्निकल एरर आ गया, तो ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा रिएक्टेंट खराब हो जाएगा और हमें फिर से नया रिएक्टेंट लेकर के रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना होगा। ये सारी नॉलेज हमें देती है केमिकल काइनेटिक्स। शालू जी, ज्योति जी, समझ में आया? ये पहले केमिकल काइनेटिक्स का एक जर्नल भाषा में इंट्रोडक्शन जो हमको आना चाहिए, रूबरू होने चाहिए। यहां तक मेरी बात समझ में आई? से यस या नो, then I will start the chapter of chemical kinetics. Say yes या no. यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? अब बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में है क्या क्या चीजें और हमें स्टडी क्या करनी है, हमें स्टडी करनी क्या है। बहुत बेसिक चैप्टर है और मैथमेटिकल पोर्शन इसका बहुत बढ़िया है। इसका मैथमेटिकल पोर्शन आपको आना चाहिए और मैं सारी प्रैक्टिस आपकी इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे ही कराऊंगा। मैथमेटिकल पोर्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बस यही चलेगा और कुछ भी नहीं। फटाफट फटाफट हम इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी चीजों को सॉल्व करें, ठीक है? और ट्रिकी चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। आपको बेसिक्स पता लग गया कि क्या है। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर दर की बात करेंगे। दर मतलब रेट, ठीक है ना? कि अभिकारक से उत्पाद बनने में और उत्पाद से अभिकारक बनने के अंदर जो वेग है, उस वेग को, उस स्पीड को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर रेट कह रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा? तो रेट कह दूं, वेग कह दूं, स्पीड कह दूं, ये एक ही चीज है। और हम केमिकल इक्विलिब्रियम से भी इसको लिंक करेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स इज ए कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। हम इसमें हवा में बात कर ही नहीं सकते। क्लियर है बेटा? किसी भी चीज की हम हवा में बात नहीं कर सकते।
अगर कोई रिएक्शन लिख ली और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं तो हमें दिख रहे हैं वो हैं, किसी रिएक्शन के दौरान वो जाकर के वैसे रहे हैं या हम कभी भी नहीं कह सकते। ये सारी चीजें डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल डाटा पर। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स होते हैं जिनको आपको परमानेंट याद करना पड़ेगा, और क्या क्या इफेक्ट आते हैं मैं वो छोटी से छोटी चीजें आपसे कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए और यहाँ ऐसा होगा। आप इन चीजों को रेगुलरली समझिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स का, कि वास्तव में केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो मैंने क्या कहा, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कह रहा हूं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, आ गई बात समझ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमें बता रही है किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसकी? उसकी रेट के बारे में। एंड वेरियस फैक्टिंग अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, और कौन कौन से कारक हैं जो इस अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। इसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इट आल्सो डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और हमें साथ साथ इस बारे में भी जानकारी दे रही है कि वो अभिक्रिया कितने पदों में होगी, दैट मींस उस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी। आ रही बात समझ? तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द rate of chemical reaction and various factor affecting the rate of chemical reaction is known as chemical kinetics. It also deals with the mechanism of a reaction. इसी को फिर शॉर्ट में और मैंने बना लिया कि chemical kinetics is the branch of physical chemistry in which the rate of reaction and factor affecting the rate of reactions are studied. भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं और अभिक्रियाओं के दर और अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। आरी बात सुन, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। आरी बात सुन, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उनकी दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाए, साथ में ही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाए, रासायनिक बल गति कहलाती है। ये लो बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर है। आइए अब हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, मुद्दा हमारा है। तो मैं कहूंगा कि इन दिस चैप्टर जो हमें इसमें पढ़ना है, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। दोबारा हिंदी में बोलूं बेटा तो दोबारा हिंदी में लिख लो, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। डन? आइए, तो हम ये कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। चैप्टर बहुत बड़ा है, बढ़ेगा मीन्स अगर हम थोड़ा सा नीट जेई लेवल पे जाएं और उससे थोड़ा सा अगर आईआईटी जैम वाले लेवल पे जाएं तो थोड़ा सा बढ़ता है। हमें इतना नहीं जाना, हमें अच्छे से कवर करना है, लेकिन हाँ लगभग सारी चीजें भी आनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, आ गई बात समझ में, अभिक्रिया का वेग। वेग कह लूं, दर कह लूं, कुछ भी कह लूं, अभिक्रिया का वेग, ठीक है बेटा। और अब इसको प्रभावित करने वाले कारक नंबर सेकंड,
तो नंबर सेकंड पर जो हम स्टडी करेंगे वो ये करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में आ रही, क्लियर है क्या? अब कौन कौन से कारक इसके अंदर स्पेशली हम देखेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। दो दो चार हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। मुख्य रूप से तो ये तीसरा होता है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जिसी तरीके से तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ के आए थे, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था, वैसे यहां पर वेग का नियम पढ़ना है। वहां हम पढ़ते हैं हर एक बात समझ, लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुलबर्ग और बागे ने दिया था। यहां हम पढ़ते हैं रेट लॉ, और रेट लॉ इज ए कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। आ रही बात समझ में? रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये लीजिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, अणुता एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर हम पांचवें पॉइंट पर बात करेंगे कि इस ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है। मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ रही बात समझ में? मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर निकलेगा अभिक्रिया का वो हमेशा प्रयोगात्मक तरीके से ही निकलेगा। हम किसी अभिक्रिया को देख करके ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर ये होगा, क्योंकि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंप्लेक्स रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन कौन सी होती है? वो अभिक्रियाएं जो एक ही पद में कंप्लीट हो जाए, वो सारी सिंपल रिएक्शन। और ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद के माध्यम से होती हुई कई पदों में संपन्न हो, वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसलिए हम क्या कह रहे हैं बेटा, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो जर्नली होगा, ये किस पर होगा? बिकॉज ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो मैं क्या कहूंगा? बिकॉज ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कैसी है ये? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? और जो लास्ट पॉइंट होता है, उस लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। होने को बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर हमने सारी चीज ले ली। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये लीजिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हम इन पर सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा सबसे पहला हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में हमारा, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट क्या है, इस चीज को हम समझते हैं और इसी से ही हम हमारे सारे क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से
रेट ऑफ रिएक्शन, ये लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। आ रही है बात समझ? अब मैं कहूंगा कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इकाई समय के दौरान अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो मैं कह रहा हूं द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर। हो सकता है कि कंसंट्रेशन की अभिक्रिया ही ना हो, सारे गैसियस रिएक्टेंट हो, तो मैं क्या कहूंगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर। आ रही बात समझ में? ऑफ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? क्लियर है बेटा? इन यूनिट टाइम, किसमें बेटा? इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम is known as rate of reaction। ये लीजिए, बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? क्लियर है क्या बेटा? कि इकाई समय के अंदर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है बेटा? अभिक्रिया की दर कहलाता है। बड़ा ध्यान से अब तुम छोटी छोटी चीजों को पहले समझना। ये नहीं है कि मैंने जीरो ऑर्डर लिख दिया, मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, मैंने सेकंड ऑर्डर लिख दिया, फटाफट फटाफट उनकी हाफ लाइफ वगैरह ये तुम्हें पढ़ा दी। डजंट इट मैटर। मैटर ये है कि पहले इसकी अच्छे से फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दिए जाएं, क्वेश्चन देने का मतलब वो हमारे को टटोल सकता है ऑब्जेक्टिव देकर के। बेसिक्स अगर हमारा पहले का शुरुआत का अच्छे से समझा हुआ है तो हम आराम से ऑब्जेक्टिव जो थ्योरेटिकल्स आते हैं हम उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, ये पहले चीज समझ में है? अब मैं कह रहा हूं ऐसे ही समझना, खाली ऐसे ही जर्नल भाषा में मैं तुमको समझा रहा हूं। मान लो सबसे पहले तो इसकी फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि जो मेरे पास में रेट है उसको मैं कहूंगा चेंज। आ रही बात समझ? इन कंसंट्रेशन, अब वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। आ रही बात समझ? और इस चेंज को होने में लगने वाला समय, तो मैं इसको कह देता हूं टाइम टेकन। ये लो, और इसको मैं कह देता हूं डेल्ट सी अपॉन डेल्ट टी। मुद्दा समझ आ रहा है? ये मेरे पास में सिंपल एक रेट ऑफ रिएक्शन है। अब किताबों के अंदर आप देखते हो कि सर उसके आगे तो कुछ माइनस प्लस के साइन लगे हुए होते हैं। आ रहे हैं मुद्दे पर ना? वो माइनस प्लस के साइन का मतलब क्या है? ये लीजिए, ये प्लस और ये माइनस। बात समझ में आ गई? तो अभी हमारा मुद्दा सिर्फ ये समझने का है कि भाई ये प्लस माइनस जो साइन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा। कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इकाई समय के अंदर उत्पाद व अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। डन है बेटा? अब मैंने अगर इकाई समय काम में ले लिया तो तात्कालिक अभिक्रिया का वेग भी बन जाता है। इसीलिए लिखने के दौरान हम कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन। तो इसी चीज के ऊपर वेग फिर तीन तरह के होते हैं। तो हम आ रहे हैं तीनों तरह के वेग को समझने में। एग्जाम्पल्स लेंगे कौन कौन सी अभिक्रियाओं के लिए
और किस किस के लिए। ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये टाइम है और ये रेट है, बड़ा ध्यान से समझना, ये रेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, शायद आपको यहां से नजर आ रहा होगा। तो अगर टाइम को बढ़ा दिया जाए तो रेट गिर जाती है, टाइम ज्यादा होगा तो रेट गिर जाएगी, हाँ या ना। और टाइम कम होगा तो रेट बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, या छोड़ो ना, हमारी लाइफ में हम देते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है काम करने की दर कम होती चली जाती है। टाइम बढ़ रहा है, दर कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग अवस्था आने लगती है। अब इस दर को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर क्या आ गया साहब? बुजुर्ग अवस्था आ गई, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, ये फैक्टर हो गए आपकी दर को प्रभावित करने वाले। मुद्दा समझ आ रहा है? तो मैं अगर ये कहूं कि भाई पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती है और तुरंत प्रभाव से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, हाँ या ना? पढ़ के आए हो ऐसे ग्राफ खूब सारे। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों की दर बराबर हो जाती है, जिसको तुम कह देते हो इक्विलिब्रियम। और यहां पर आ गई बात समझ में, गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो गतिक साम्य के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में दर बराबर हो जाती है अभिकारक की और उत्पाद की, लेकिन सांद्रताएं कभी बराबर नहीं होती। चीख चीख करके बताया था मैंने वहां पर। यहां दर बराबर हुई है, ये रेट बराबर हुई है, लेकिन इनकी सांद्रताएं कभी भी बराबर नहीं हुई। सांद्रताएं तो स्थिर हो जाती है। अरे भाई, अभिकारक के 100 मोल लिए थे तो क्या उत्पाद भी 100 मोल मिल जाएंगे क्या? अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर बराबर हो सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 100 मोल लिए थे और 100 मोल ही प्रोडक्ट मिल गए। नथिंग। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सांद्रताएं कांस्टेंट हो गई, अब उनमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा। कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। लेकिन हम ये कह दें कि नहीं साहब, सांद्रताएं भी बराबर हो जाएगी, तो लॉजिक गलत है। इसी बात को समझाने के लिए तो ये चैप्टर डेवलप किया गया, काइनेटिक्स। मुद्दा क्लियर है मेरा? हाँ या ना बोलो बेटा, कहानी समझ आ रही है? अब इसी बेस के ऊपर मैं आपसे ये कहूं, क्लियर है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके बेस पर? इसके बेस के ऊपर, रेट के बेस के ऊपर, कि रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में डाला गया। आइए तो मैं बात करता हूं सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हमारी बात समझ में, अभिक्रिया के वेग के आधार पर। आगे बात, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स या 3 कैटेगरीज, आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? आई पहले अपन इसको समझ लें कि वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है। ये लीजिए, आप थोड़ा एक एक चीज को समझना।
क्लियर है क्या बेटा? एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। आ रही है बात समझ? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन। क्लियर है बेटा? एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेरी स्लो रिएक्शन, और यहां पर बात कर रहा हूं मैं स्लो रिएक्शन। तीव्र, बहुत कम, कम। आ रही है बात समझ में? और जो ये फास्ट रिएक्शंस होती है इन्हीं को अपन कहते हैं तात्कालिक अभिक्रिया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तात्कालिक अभिक्रिया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और ये जितनी भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है सारी आयोनिक रिएक्शन होती है। आयनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होंगी वो सारी तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर है बेटा? अब सुनो इनमें होगा क्या। क्लियर है क्या? इनमें होगा क्या? तो हम ये कहें कि यहां पर अगर डेल्टा टी को लिया जाए तो वो बहुत ही कम होता है। जो समय अंतराल होता है, जो हमने अभिक्रिया की दर में लिखा था R इजिकल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है ये टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। आ रही बात समझ? टाइम इंटरवल क्या होता है बेटा? स्मॉल। तो जो रेट है मेरे पास में वो क्या हो जाएगी? हाई। बहुत तेजी से रेट होती है। क्लियर है क्या? और हाई ना कहकर के मैं वेरी हाई कहूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वेरी हाई, बहुत ज्यादा अभिक्रिया की दर होती है। बात समझ आई? ऐसी अभिक्रियाओं की काइनेटिक्स कभी भी नहीं की जा सकती है। हाँ, इनके लिए पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए और एक स्पेसिफिक वातावरण चाहिए, तो ही आप इनकी काइनेटिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, अन्य काइनेटिक्स कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रही? क्लियर है क्या बेटा? तो मैं इनको कह दूं आयोनिक रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, पहले तो मतलब समझा रहा हूं इनका। आ रही बात समझ में? कि ऐसी रिएक्शनें जो होंगी वो क्या होंगी? बहुत हाई स्पीड पर होंगी। तो मैं एक एक चीज को इसी के नीचे लेता हुआ चलूं ताकि आप ग्राफ प्लॉट कर ले, मतलब साथ साथ नोट्स बना लेना। तो मैंने ये कहा है, फिर मैं छोटा कर दूंगा, आप मेरे साथ साथ लेते हुए चलना कि जो रेट है वो वेरी हाई है। मैंने कहा कि फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और आयोनिक रिएक्शन। आ गई बात समझ में? तो मैं ये कहूं यहां पर इस चीज को समझाऊं, आ गई बात समझ कि सच टाइप ऑफ ए रिएक्शन आर कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सच टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन फ्रैक्शन, आ रही है बात समझ में, ऑफ सेकेंड। क्लियर है ना? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब एक सेकेंड के भी पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए जाएं, उतनी में ये रिएक्शन बड़ी तेजी से हो जाती है। बोले साहब कोई एग्जांपल? हाँ है, लुक मैं एग्जांपल देता हूं, समझो। आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो मैंने क्या किया कि ये जो NaCl का सॉल्यूशन है इसमें AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। देखो बेस्ट आयोनिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पर मुझे AgCl का PPT मिलेगा और साथ में NaNO3 बन जाएगा। ये रिएक्शन बेटा इतनी फास्ट होती है टेस्ट ट्यूब में,
ये AgCl का प्रेसिपिटेट इतनी जल्दी आता है कि तुम्हारी आंख को पलकने में, झपकने में भी फिर टाइम लगेगा, लेकिन इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो तुम्हारी पलक झपक रही है, इसमें भी टाइम है, लेकिन इस रिएक्शन में कोई टाइम नहीं लगता। ये माना गया है कि अभिक्रिया 10 की घात -4 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है। इतने में दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 10 to the power -4 सेकंड। ये लो, ऐसी अभिक्रियाओं की क्या हम काइनेटिक्स याद कर सकते हैं? कभी भी नहीं। इनके लिए जो टी है वो बहुत ही कम है और आर बहुत ज्यादा है, तो फटाफट अभिक्रियाएं हो गई और AgCl का आपको क्या मिल गया बेटा? पीपीटी मिल गया। बोलो बात समझ में आई क्या? तुरंत प्रभाव से AgCl का आपको पीपीटी मिल गया और ये अभिक्रियाएं 10 की घात -4 सेकंड में होगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं की रेट अपन एक्यूरेट कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी एक साधारण जर्नल मेथड के जरिए। इन अभिक्रियाओं की दर को फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड चाहिए। आ रही है बेटा बात समझ में? तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इस मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो मैं कहूंगा कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। मैं कहूंगा इसी चीज को, ये लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट, आ रही है बेटा बात समझ में, मेजर्ड एक्यूरेटली। मेजर्ड एक्यूरेटली, कभी भी एक्यूरेटली मेजर्ड नहीं की जा सकती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आयोनिक रिएक्शंस कहलाती है। मुद्दा क्लियर है बेटा? आइए फिर आते हैं हम किस पे अब? वेरी स्लो रिएक्शन। अब ये रिएक्शन सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। जो स्लो रिएक्शंस होती है, जैसे ये आयोनिक रिएक्शन है, तो ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये भी मेरे पास में मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये लीजिए, ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन और ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। तो ये सारी कैसी हैं बेटा? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाएंगी। अब मैंने क्या कहा कि वेरी स्लो रिएक्शन। अगर वेरी स्लो रिएक्शन है तो नो डाउट जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं कहूंगा कि टाइम वेरी लार्ज। और जो रेट है वो बहुत ही क्या हो गई? कम, स्मॉल। आया ना? या मैं वेरी स्मॉल कह दूं, क्योंकि स्मॉल शब्द यहां लिख दिया है, तो वेरी स्मॉल। मतलब ऐसी अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में महीनों भी लग जाते हैं और सालों भी लग जाते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? तो ऐसी अभिक्रियाओं की कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है जहां से हम केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉपर वे में स्टडी कर पाए। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए भी हम काइनेटिक्स में स्टडी प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लग रहा है, को जंग एक ही दिन में लग जाता है क्या? जंग लगना एक प्रोसेस है पूरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी पढ़ के आए हो आप। वो वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेवलपमेंट होता है, कैथोड और एनोडिक चैम्बर बनना स्टार्ट होते हैं। आ रही है बेटा बात समझ? तो जो आयरन की प्लेट है वो एनोड का काम करती है और एनवायरमेंट की जो गैसें हैं CO2 वो उसकी सरफेस पर आती है और वहां पर कार्बोनिक एसिड का डेवलपमेंट करती है जो एक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, और फिर वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेवलपमेंट होता है। आ रही है बात समझ? और उससे धीरे धीरे फिर कोरोजन बनता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है जो कई महीनों में और कई सालों में कंप्लीट होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है बेटा?
रिएक्शन की कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए हम आसानी से या ये कहें एक जर्नल मेथड से भी इनकी काइनेटिक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मुद्दा आता है अगला, स्लो रिएक्शन। अब मैं कहूंगा कि यहां पर जो डेल्टा टी है, भाई ये जो डेल्टा टी है ये ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, मॉडरेट वाली स्थिति में। तो मैं क्या कहूंगा, इज नॉट टू स्मॉल और टू लार्ज, इज नॉट टू स्मॉल और लार्ज, ना ही बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, बीच का है, जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है मॉडरेट, मतलब इन दोनों का मध्यवर्ती। बात समझ में आ रही है? जब ये ना ज्यादा है ना कम है, तो क्या तुम अभिक्रिया की दर को आराम से निकाल सकते हो? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में या एक दिन में कंप्लीट हो जाती हो, उन अभिक्रियाओं की काइनेटिक्स हम इस जर्नल मेथड के जरिए निकाल के लाते हैं, जिस मेथड को हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा? तो हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो हमेशा स्लो रिएक्शन की करते हैं, ना तो हम फास्ट की करते हैं और ना ही हम वेरी स्लो रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो जो रेट मेरे पास होगी वो मेजरेबल होगी, हाँ या ना? रेट जो मेरे पास में होगी वो क्या होगी बेटा? मेजरेबल। तो क्या मैं यहाँ पर इस चीज को शो कर सकता हूं क्या कि कैन बी मेजर्ड, ये लीजिए रेट कैन बी मेजर्ड। हम आसानी से इस चीज को एक साधारण मेथड और एक जर्नल मेथड के जरिए इस चीज को पकड़ सकते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? तो बोले साहब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है, कोई एग्जांपल है बेटा? पूरी केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे वो सारी रिएक्शन है मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी। क्लियर है? जैसे हाइड्रोलिसिस हुआ, क्लियर है क्या? जैसे मैं कहूं पहला डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, और याद रखना मेरे बच्चों ये क्वेश्चन N2O5 आज से ही तुम्हारे दिमाग में यहां फिट हो जाना चाहिए, परमानेंट हमेशा के लिए एज इट इज छपा हुआ मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, अरे बात समझे, अनुसरण करता है। कौन? N2O5 का डीकंपोजिशन। अरे भाई N2O5 का विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रूफ करूंगा जब पढ़ाऊंगा, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताऊंगा, लेकिन ये आज से ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि N2O5 क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा कि N2O5 का विघटन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया या अनंत कोटि की अभिक्रिया। याद रखना, चार ऑप्शन के साथ बोल रहा हूं। तो किसका एग्जाम्पल है ये? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और मॉलिक्युलरिटी भी इसकी 1 होती है। तो अगर मैं लूं इस एग्जाम्पल को कि 2N2O5, ये लीजिए, तो 4NO2 प्लस O2 ये बनता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या बेटा? इसी तरीके से अगर मैं नंबर 2 पर डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लू, ये लीजिए, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखो 2H2O2 टूट जाएगा किसमें? 2H2O प्लस O2 में। तो याद रखना, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निरूपित करता है, लेकिन कौन सी? सूडो यूनिमोलिकुलर, छद्म एका अणु प्रूफ करके हम दिखाएंगे आपको। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको पढ़ाने से पहले, जब इस टॉपिक पे आएंगे तो हम पढ़ाऊंगा
और तीसरी रिएक्शन है बेटा मेरे पास में रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, उससे मेरे पास में क्या बनता है, एस्टर। आ रही है बात समझ में? तो देखिए CH3COOH प्लस C2H5OH, मेरी बात समझ में आ रही है? CH3COOH प्लस C2H5OH, अगर मैं इसकी रिएक्शन आपसे कराऊं तो मुझे मिलेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब बड़ा ध्यान से देखना, ये भी एक स्लो का एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसमें भी मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। आ गई बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CH3COO C2H5, ये मेरे पास में कहलाता है एस्टर, जिसको अपन कहते हैं इथाइल एसीटेट। ये मैंने H प्लस लगा दिया, अम्लीय माध्यम में अगर मैं इसका जल अपघटन कर दूं, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये हमेशा और हमेशा, आ रही बात समझ में, यूनिमोलिकुलर सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। याद रखना, छदम एकाणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निरूपित करता है, ऑलवेज याद रहेगा। किसमें? अम्लीय माध्यम में, छदम एकाणुक, याद रखना, सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलरिटी भी एक है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? तो एस्टर का जल अपघटन, ये लीजिए मैं पूरा ही लिख देता हूं। अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में आरिवासन छदम एका अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करता है। सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। याद रहेगा क्या? पहला नंबर। दूसरा नंबर, अब यही अभिक्रिया का हाइड्रोलिसिस किया जाए और मीडियम लिया जाए एसिडिक की जगह बेसिक। क्या लिया जाए बेटा? बेसिक मीडियम लिया जाए, क्षारीय माध्यम। तो याद रखना, अभी क्षारीय माध्यम में सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो कर रहा है? सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COO माइनस और C2H5OH, यहां पर बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, और वो भी कौन सी? छदम एकाणुक, और जबकि ये सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं ये कह देता हूं फॉलो सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। और वो भी कौन सी? सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। यहां लिख देता हूं बड़ा प्यार से, सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? किसको फॉलो कर रहा है ये? छदम एकाणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करता है। फॉलो लो बेटा, पहले तो ये बेसिक जानकारी कि अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रियाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। क्लियर है क्या बेटा? जिसको स्लो रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? मॉडरेट रिएक्शन। ये जो स्लो रिएक्शन है
मैं इसी का एक और नाम डाल देता हूं, मॉडरेट रिएक्शन। ये लीजिए, बोलो बेटा, पहले ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को? इसमें कोई डाउट समझने में कि कौन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होगी, कौन सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होगी, और किस तरह से ये रिएक्शन होगी? अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन, कि भाई कितने टाइप की रेट ऑफ रिएक्शंस होती है। पहले ये बताओ ज्योति जी और शालू जी, बेटा जितना पढ़ाया साधारणतः ये आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया? ये आना बहुत जरूरी है। इसी के बाद में हम करेंगे, आ रही बात समझ में, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने क्या किया? टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले रेट सीखी, रेट क्या होती है, फिर हमने सीखी टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब अपन सीखेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आ रही बात समझ में कि इन अभिक्रियाओं के आधार पर अभिक्रिया की दर का जो वेग है वो कितने प्रकार का होता है। तो मुद्दा है हमारा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का। यहां तक बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ या ना में जवाब दो। चलो बेटा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? क्लियर है? तो पहले हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये लीजिए, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस चीज को अगर हम समझ लें तो शायद अब हम आगे बढ़ सकते हैं और एक एक चीज को समझ सकते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किस तरीके से इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे और सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर पाएंगे। ठीक है ना? तो मैं कहता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इसको एक्सप्रेस किया जाता है दो तरीके से। तो मैं कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन expressed by two ways. Expressed by two ways. दो तरीके हैं इसको समझाने के। क्लियर है क्या बेटा? ऑन द बेस ऑफ द रेट ऑफ, पहला नंबर वन, कि ऑन द बेसिस ऑफ, आ रही बात सुन, कि जो अभिकारक है उसकी दर तो कम होती जा रही है और उत्पाद की दर बढ़ती जा रही है। तो पहला मैं कहूं कि ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ, क्या कह रहा हूं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द रेट, आ रही बात समझ? ऑन द बेसिस ऑफ द रेट, जो है रेट क्या होती जा रही है बेटा? डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है ना? रेट ऑफ डिक्रीज, रेट डिक्रीज, क्लियर है क्या? डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, क्लियर है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ concentration of a reactant of the reaction, of a reactant of a reaction। किसी भी अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है तो उसके आधार पर हम सबसे पहले तो अभिक्रिया का वेग डिसाइड करते हैं। मैंने क्या कहा? ये लीजिए साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में इस तरीके से, ये लीजिए, ये मेरे पास में टाइम
और ये मेरे पास में रेट हो, तो धीरे 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 क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता गिरना स्टार्ट होगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो धीरे 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 गिरता चला जाएगा। देखिए बेटा, मैंने ग्राफ को टच नहीं किया है। ग्राफ को टच करने का मतलब हो गया अभिकारक की सांद्रता जीरो, और जीरो होते ही फिर अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए पहले आराम से इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना। नंबर 2, अब अभिकारक की अगर सांद्रता कम हुई है तो 101% उत्पाद की सांद्रता बढ़ना स्टार्ट हो गई होगी, हाँ या ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ, ऑन द बेसिस, आगे बात ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज, आ रही बात समझ, वो घटेगी तो वो बढ़ेगी। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, आ रही बात समझे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन, यही पर्टिकुलर, क्लियर है? तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं रेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो क्या ये ग्राफ ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा बेटा? तो इसी आधार पर अब मैं कहता हूं कि अगर अभिक्रिया की दर कम हो रही है, सॉरी, अभिक्रिया में अभिकारक की दर कम होती जा रही है और उत्पाद की दर बढ़ती जा रही है, इसी आधार पर अब अभिक्रियाएं की जो दर होती है वो 3 प्रकार की होती है। क्लियर है क्या बेटा? इसी आधार पर अब हम ये कहेंगे कि अभिक्रिया की दर 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कहूंगा कि 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? पहली जो कहलाती है एवरेज रेट, औसत अभिक्रिया का वेग। दूसरी कहलाती है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। और तीसरी कहलाती है बेटा प्रारंभिक वेग, जिसको अपन कहते हैं इनिशियल रेट। आ रही है बात समझ में? तो पहला, आ रही बात समझ में, क्या कहलाएगा बेटा? एवरेज रेट, एवरेज रेट। दूसरा नंबर पे कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। और तीसरे नंबर पे कहलाएगा इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। ये लीजिए, क्या कहलाएगा बेटा? इनिशियल रेट। क्लियर है? अब ये 3 रेटें अपने को समझ में आनी चाहिए और एक एक चीज पर हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे। तो पहला है हमारा एवरेज रेट। आओ पहले इसको हम आराम से समझ लेते हैं, फिर एक एक चीज पर हम आगे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या बेटा? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट, बोले ये एवरेज रेट है क्या? पहले इस चीज को आप समझ लो, फिर अपन एक एक चीज पर काम करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या बेटा? एक पर्टिकुलर समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल के अंदर क्रियाकारकों और अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम औसत अभिक्रिया का वेग कह रहे हैं। मुद्दा समझ में आया? एक निश्चित अंतराल के अंदर, अब वो निश्चित अंतराल किसका हो गया? टाइम का हो गया। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, हम उसी को ही क्या कह रहे हैं बेटा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब बड़ा ध्यान से समझना कि मैं ये कह दूं कि एवरेज रेट, मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया है बेटा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय क्रियाकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन,
क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, बस मैं बोलूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आप लोग समझिएगा। क्लियर है ना? एक टाइम इंटरवल के अंदर, टाइम इंटरवल कोई सा भी हो सकता है, 5 से 10 मिनट का, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का स्लॉट होगा। उस टाइम इंटरवल के स्लॉट के अंदर अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। लेकिन अब सुनो, सुनो रे, थोड़ा सा समझो। धीरे 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 अभिकारक कम होता जा रहा है और उत्पाद बनता जा रहा है। तो किसी अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक कम होना स्टार्ट होगा तभी तो उत्पाद बनना स्टार्ट होगा। तो हम ये कह देते हैं कि धीरे 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 अभिकारक कम हो रहा है, तो अभिकारक कम हो रहा है तो अभिकारक विलुप्त होता जा रहा है, जबकि उत्पाद बनता जा रहा है। तो उत्पाद के बनना और अभिकारक का विलुप्त होना, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ अपेरेंस, आ रही है बात समझ में? इन दो चीजों पर हम बात करेंगे। तो जो एवरेज रेट निकालेंगे वो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, गायब होना, विलुप्त होने की दर, और उत्पाद के बनने की दर। तो देखो बेटा, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, इसीलिए फॉर्मूले में माइनस लगता है। अभिकारक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये इस बात को बताता है कि उत्पाद कम होता जा रहा है। और आ रही है बात समझ में? सॉरी, अभिकारक कम होता चला जा रहा है और उत्पाद बनता चला जा रहा है। तो अभिकारक के तो विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो आइए अब हम इन चीजों को समझते हैं। तो मैं कहता हूं कि एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस और प्लस। माइनस क्यों? अभिकारक कम होगा, प्लस क्यों? उत्पाद बढ़ेगा। मुद्दा क्लियर है बेटा? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहले साधारण लिख रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। मेरी बात समझ में आ गई? अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, इस चेंज को में लगने वाला समय, टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये लीजिए, सबसे पहले तो ये साधारण फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसी से ही हम दो और फॉर्मूले बना लेते हैं। बोलो बेटा, पहले तो ये चीज समझ में आई क्या? पहले इनकी फीलिंग्स अच्छे से आ जानी चाहिए। क्लियर है क्या? अब मैं अगर यहां लिख दूं रेट एवरेज, तो अब शॉर्ट फॉर्म में एवरेज रेट को लिखने का तरीका देख लेना, रेट एवरेज। क्लियर है क्या बेटा? तो मैं ये कहूंगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, आ रही है बात समझ में? टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये लीजिए, समझ में आ गया? अब अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, दैट मींस वो धीरे 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 कम हो रही है। तो इसी चीज को कह देते हैं अभिक्रिया के विलुप्त होने की दर। आ रही है बेटा बात समझ में? कह दो हाँ या ना। यहां तक कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो मुझसे रेगुलर आप पूछ सकते हो। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो मैं आगे जाकर के अभी आपसे यही चीज पूछूंगा कि अभिक्रिया के विलुप्त होने की दर क्या है, बनने की दर क्या है, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाओ। तो समझते जाना बेटा, बिल्कुल स्लोली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलिए, फिर मैं इसी चीज को अगर डिफाइन करूं तो माइनस डेल, और बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन सी लिख देता हूं अपॉन डेल्टा टी लिख देता हूं। बोलो मुद्दा समझ में आ गया? ये सी कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद एक रिएक्शन ले लूंगा और रिएक्शन में फिर अंतराल ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आर एवरेज
will equal to plus change in concentration of product, change in concentration of product upon time taken अपॉन टाइम टेकन। तो क्या मैं अब यहां पर प्लस डीसी अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा क्या? ये सी कंसंट्रेशन को बता रहा है बेटा, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है और ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है, इसीलिए अगर इसको मैं डेफिनेटली ऐसे लिखूं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो शायद अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक विलुप्त होने के बारे में बात कर रहा हूं तो एक अभिक्रिया के बनने की दर के बारे में बात कर रहा हूं। तो जर्नली जो मेरे पास में माइनस साइन है वो कंसंट्रेशन को कम होने के लिए बता रहा है और जो प्लस साइन है वो कंसंट्रेशन को बढ़ने के लिए बता रहा है। तो क्या मुझे लिखने की आवश्यकता है क्या माइनस साइन किस चीज को बता रहा है और प्लस साइन किस चीज को बता रहा है? बोलो बेटा। माइनस साइन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्लस साइन represents the increase of the concentration of the product. Done? ज्योति जी बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? तो फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के जरिए ये आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ देम, आप दोनों जने बोलिए ये क्लियर है? तो आइए अब मैं आपके सामने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मैं कह रहा हूं 4A रिएक्शन। अगर मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं 4A रिएक्शन, डन। चलिए बेटा, कोई रिएक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए बेटा कि मेरे पास में ये A प्लस बी है और इससे मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है C प्लस डी। तो मैं अब इस पूरी चीज को R रिएक्टेंट मान लूं और इस पूरी चीज को P प्रोडक्ट मान लूं और कंसंट्रेशन को अपन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये बात तुम लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? तो मैं अब इसको ABCD ना लिख करके अगर R और P लिख दूं तो भी मेरे पास में एक रिएक्शन ही हो गई क्या? चाहे मैं इस एक्स फॉर्म में लिखूं चाहे उस फॉर्म में लिखूं। बोलो बात समझ में आ गई? अब मैं ये मानता हूं कि यहां पर टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर लिया और वॉल्यूम भी मैंने कांस्टेंट कर लिया। आ गई बात समझ? ये ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा हूं कि F, क्लियर है क्या बेटा? एट टाइम T1, अगर मैंने टाइम को T1 रख दिया तो अभिकारक की सांद्रता जो हो जाएगी वो R1 हो जाएगी क्या? एट टाइम T1 अभिकारक की सांद्रता R1 एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी, बोलो बेटा, P1 हो जाएगी क्या? मुद्दा क्लियर? इसी तरीके से कह रहा हूं कि एट टाइम T2 अभिकारक की सांद्रता R2 होगी और उत्पाद की सांद्रता T2 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं T2 माइनस T1 को क्या बेटा डेल्टा T लिख सकता हूं क्या? ये लो, टाइम में परिवर्तन डेल्टा T। इसी तरीके से क्या अब मैं डेल्टा R लिख सकता हूं क्या? और डेल्टा R क्या होगा जी? ओहो, R2 माइनस R1। ठीक है ना? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगा समय डेल्टा T। मुद्दा क्लियर? आओ इसी तरीके से क्या अब मैं प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन को इसी तरीके से P2 माइनस P1 से दिखा सकता हूं क्या? हाँ या ना? बोलो बेटा। तो क्या मैं अब अगर आप लोगों के लिए ये जो एवरेज रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था
वो लिख लूं, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या अब मैं यहां पर आर एवरेज लिखूं, रेट का फॉर्मूला लिखूं, तो क्या मैं बड़ी आसानी से माइनस का डेल्टा समझने की कोशिश करना, आर अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा क्या? तो बताओ ये माइनस क्या हुआ बेटा? अभिकारक के विलुप्त होने की दर। मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा या नहीं? अगर समझ में आ गई तो फिर मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस लग गया तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर। डन है बेटा? तो मैं इसको यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो बेटा, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, या फिर मैं कहूं रेट ऑफ कंजप्शन। भाई खर्च हो रहा है तो रेट ऑफ कंजप्शन भी कह सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस भी कह सकता हूं। मुद्दा क्लियर? तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस एंड रेट ऑफ कंजप्शन, या मैं कह दूं, क्लियर है क्या, हिंदी में विलुप्त होने की दर। बोलो बेटा, पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं कह दूं आर एवरेज विल इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डन बेटा? तो क्या मैं अब यहां पर इसी चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये तो कहलाएगी रेट ऑफ अपेयरेंस और वो कहलाएगी रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, या मैं कहूंगा रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी चीज को मैं कह दूं रेट ऑफ प्रोडक्शन, या कह दूं रेट ऑफ अपेयरेंस, बनने की दर, प्रकट होने की दर, जो भी तुम बोलो, अपेयर हो गया, प्रकट हो गया, पता नहीं हिंदी किताबें क्या क्या लिखती है। और यहां पर ये चीज क्या बन गया बेटा, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन। तो मैं इसी चीज को कह सकता हूं रेट ऑफ कंजप्शन, या कह सकता हूं रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। विलुप्त होने की दर। बोलो बेटा, पहले यहां तक मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से। तो अब मैं तुमसे एक साधारण रिएक्शन देकर के किसी भी अभिक्रिया के विलुप्त होने और बनने की बात अगर मैं करूं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, अब इस रिएक्शन के लिए जो कि मैंने यहां लिखी है, इसके लिए अगर मैं सीधी बात करूं तो याद रखिएगा कि जो रेट होगी, जो रेट है वो विल इक्वल टू माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बोला सर ये क्या लिख दिया आपने? अब यहीं से ही सारी चीज स्टार्ट होती है बेटा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक विलुप्त होगा उतना ही अभिकारक उत्पाद बनेगा, और इन दोनों की दर जो रेट है वो बराबर होगी। आ गई बात समझ में? ऐसा क्यों? इसी चीज को अपन मैथमेटिकली समझेंगे, और मैं इसको तू पूरा आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके बताऊंगा, और आपको ये चीज समझाऊंगा कि क्यों अपने को टीचर्स कहते हैं कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको हमेशा अपॉन में डाल दो और रेट लॉ लिख दो, कभी भी गलत नहीं होगा। क्या कारण है उसके पीछे, लॉजिक क्या है, हम उस लॉजिक को भी तलाशेंगे और देखेंगे। आ रही है बात समझ? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति होती है, क्या होती है बेटा अभिक्रिया की?
रस समीकरण मिति, जिसको अपन कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। क्या कहते हैं बेटा? स्टोइचियोमेट्री। अब यहाँ पर 1 1 थी, मान लो 2 होती, 3 होती, m1 ले लेता, m2 ले लेता, कुछ भी ले लेता, तो वो मैं अब मुद्दा उठाऊंगा आपसे स्टोइचियोमेट्री का। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, the time required for disappearance of 1 mole R is the same as required for 1 mole of appearance of 1 mole of P। कि बेटा अभिकारक की स्टोइचियोमेट्री जो कि मैंने एक एक मोल लिए, उसके अनुसार एक मोल के विलुप्त होने में जो समय लगता है वही समय एक मोल के प्रकट होने में लगेगा, अपीयरेंस होने में लगेगा। आ गई बात समझ में? It means rate of disappearance of R just equal to the rate of appearance of R। कि disappearance की दर, विलुप्त होने की दर और प्रकट होने की दर, या मैं कहूं rate of consumption और rate of formation, या मैं कहूं कि rate of disappearance will equal to the rate of appearance। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां तक बड़ी सामान्य सी बातें मैंने तुम लोगों को बताई है। आ रही बात समझ कि जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस है और रेट ऑफ अपीयरेंस है वो हमेशा कैसे रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। क्लियर है? बोलो यहां तक। अब इसी के ऊपर ही हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बना लेते हैं और बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। बस इसी चीज को आपको बहुत तरीके से इस चीज को समझना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस है क्या चीज। पहले साधारण तरीके से मैं अब आपको स्टोइचियोमेट्री से रिलेशन निकालना एक आध सिखा देता हूं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि भाई कोई मेरे पास में पहला, ये नंबर 1, कि मेरे पास में कोई रिएक्शन, मान लो कि A और A से 2B है, ये कोई सामान्य सी रिएक्शन है। क्लियर है क्या? A से 2B है, तो मुझे इसमें A के विलुप्त होने की दर और B के बनने की दर को लिखिए। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दे दे तो मैं क्या करूंगा बेटा? A के विलुप्त होने का वेग, तो सबसे पहले मैं डालूंगा रेट। अब वो रेट एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, वो है क्या? वो क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। क्लियर है? जो धीरे धीरे अपन समझ लेंगे, पहले अपन सिंपल चीजों को देख रहे हैं। तो माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए की है तो मैंने ए के लिखा है। आ रही है बात समझ में? और अब मैं अगर ये कहूं कि V के विलुप्त होने की दर क्या है, ये A के विलुप्त होने की दर और B के बनने की दर क्या है, तो मैं यहां कहूंगा कि रेट प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। ये है साहब, ये विलुप्त होने की दर है और वो बेटा बनने की दर है। ठीक है ना? अब इस अभिक्रिया की जो रस समीकरण मिलती है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये अभिक्रिया की स्टोइचियोमेट्री है, इसके अनुसार आप और मैं जानते हैं कि जितना समय इसको विलुप्त होने में लगा होगा, आ रही बात, उतने ही समय में B बन गया होगा। तो कहने का मतलब दोनों की दर जो होंगी वो इस रस समीकरण मिति के अनुसार विलुप्त होने में लगने वाला समय बराबर बनने में लगने वाले समय के होगा। तो मैं ये कहूं अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार अगर मैं इसको लिखूं तो माइनस का डेल ए अपॉन डेल्टा टी, ये लीजिए रेट, विल इक्वल टू, और विल इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, साथ में लगाऊंगा प्लस। तो इसकी रस समीकरण मिति के अनुसार बड़ा ध्यान से देना, इसका 1 मोल खत्म होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो जब इसके 2 मोल बनेंगे तो 100% ये इसका आधा मोल बनेगा क्या? हाँ या ना? बताओ बेटा, मुद्दा समझ आया? भाई ये 1 मोल खत्म हो रहा है तो 2 मोल बन रहे हैं। हाँ या ना? ये 1 मोल खत्म हो रहा है तो 2 मोल बन रहे हैं। तो अगर ये 2 मोल बनना है, ये 1 मोल बने, तो डेफिनेटली ये आधा मोल बनना चाहिए। तो हमने वही किया, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर दो तो बनने की दर बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैं
आपके पास में 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। पहले बताओ ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज जो मैंने बोर्ड पे तुम्हें समझाई ये क्लियर है क्या? फिर मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा, अभी तो मैं भाषा के साथ साथ आपको समझा रहा हूं। पहले ये बताओ ये मुद्दा क्लियर है क्या? बोलो बेटा। शालू जी आप जवाब नहीं देते हो, मैं खड़ा रहता हूं। आप जवाब दो तो मैं फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है क्या? ये लो एग्जांपल नंबर 2। मैंने कहा कि 2a + 3b इजिकल टू, इससे मुझे मिल रहा है 4c + 5d। क्लियर है क्या बेटा? इसके लिए अभिक्रिया की दर, तो आप बड़ा ध्यान से देखो, यहां तो हम फंस गए भाई। यहां तो आपने कहा कि सर 1 मोल विलुप्त हो रहा है तो 2 मोल बन रहे हैं, तो अगर आधा मोल विलुप्त हो जाएगा तो ये 1 ही मोल बनेगा। तो क्यों ना इसका 1 मोल बनाने के लिए मैं इसके अंदर भाग दे दूं 2 का। तो देखो जितना ये कंज्यूम हुआ उतना ये आ गया। तो अब जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो। तो मैं अगर अब रेट लिखूं इस इक्वेशन के लिए, तो माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है क्या? फिर भी इक्वल टू ए जितना विलुप्त होगा उतना ही बी विलुप्त होगा। ये लीजिए बी अपॉन डेल्टा टी नेगेटिव साइन के साथ, विल इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, विल इक्वल टू ये लीजिए डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये साइन प्लस का, ये साइन प्लस का। मुद्दा अब है कि सर इसकी स्टोइचियोमेट्री तो कुछ और कह रही है। हाँ अब देखो बेटा, आप समझो ये माइनस इसका स्टोइचियोमेट्रिक तो ये अपॉन में डाल दो, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक अपॉन में डाल दो, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक अपॉन में डाल दो, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक अपॉन में डाल दो। अब देखो इनके बनने और विलुप्त होने की दर सबकी बराबर आ गई है। बोलो बेटा क्लियर हुई बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से किसी भी रिएक्शन की एक एवरेज रिएक्शन को लिखा जाता है। तो ये सी के बनने की दर, ये डी के बनने की दर, ये ए के विलुप्त होने की दर, ये बी के विलुप्त होने की दर सब बराबर है। बात समझ में आ गई? आओ अब मैं ये कह देता कि नहीं साहब मेरे पास तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। ये लीजिए थर्ड Na N1A प्लस N2B। क्लियर है? और इससे मुझे मिल रहा है M1C प्लस M2D। तो इसका एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखिए, या आप ये बताइए कि इनके बनने और विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो बड़ा ध्यान से मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा माइनस का 1/N1। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो अपॉन में आएगा। या मैं इसको ऐसे कर देता, सुनो 1/M1 और ये 1/M2। चलो ट्विस्ट लेते हैं थोड़ा सा, ये कोई अभिक्रिया थी तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? बराबर माइनस अभिकारक के लिए 1/N2 जो भी अपॉन में, ये लीजिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, विल इक्वल टू, अब समझना इसको मैं लिखूंगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्लस का साइन, क्लियर है ना? और देखो इसको जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको अपॉन में लेके जाना पड़ता है। तो मैं 1/M1 करूंगा तो ये M1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मैं यहां पर M1 लिखूंगा क्या? इसी तरीके से प्लस M2 डेल डी अपॉन डेल्टा टी। बोलो बेटा क्या पहले तुमको ये चीज एक्सप्रेस करना आई क्या कि हम इस चीज को एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं? हाँ या ना? बोलो बेटा। तो क्या अब तुम आराम से चाहे कोई गैसियस रिएक्शन हो चाहे कैसी भी रिएक्शन हो उसको बेटा इस तरीके से एक्सप्रेस कर लोगे? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी उसको नीचे लेके आओगे। रीजन कि अभिकारक
और उत्पाद के जो बनने की दर है या कम होने की दर है वो हमेशा बराबर होगी। तो जो उनके मोल हैं बेटा वो भी तो बराबर करने होंगे। तो यही सारी सिचुएशन यहां चल रही है कि अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल उतने ही समय में बनना चाहिए थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर इसके n 1 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके m 1 मोल बनने चाहिए। जैसे यहां पर लिया कि इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं तो इसके 4 मोल बन रहे हैं, इसके 3 मोल खर्च हो रहे हैं तो उसके 5 मोल बन रहे हैं। तो तरीका क्या है, इन सभी को आपस में एक दूसरे से क्या कर दो बेटा, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो, ताकि जब भी तुम किन्हीं दो के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो वापस में रिजल्ट देंगे और बराबर आएंगे। इसको बकायदा मैं डिफरेंशियल करके आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों लेकर के आते हैं नीचे। तो यहां तक आज मेरा खत्म हुआ है क्या बेटा, एवरेज रेट। सारे ग्राफ बाकी हैं, अभी सारे ग्राफ बाकी हैं। अभी मैंने खत्म किया एवरेज रेट। कल अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट पर, इनिशियल रेट पर, ग्राफ प्लॉट करेंगे और तुरंत हाथों हाथ अपन पहुंच जाएंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह इन सारी चीजों में कि कंसंट्रेशन चेंज होगी तो क्या होगा, और इन के फैक्टर्स में। फिर अपन बात करेंगे इंटीग्रल रेट ऑफ रिएक्शन की, जहां अपन बात करेंगे जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। आ रही बात समझ। फिर अपन बात करेंगे आरएनए थ्योरी की। तो धीरे धीरे ये चैप्टर अपना रूप लेता चला जाएगा। यहां तक आज की क्लास समझ में आई या नहीं, कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, से यस या नो? यहां तक बोलो बेटा, बिल्कुल क्लियर है? चलिए, तो फिर कल की क्लास में अब आगे ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, आज हमने क्या पढ़ लिया बेटा, औसत अभिक्रिया का वेग पढ़ लिया। कल ताक्षणिक, इनिशियल और उनसे बनने वाले सभी तरह के न्यूमेरिकल्स हाथों हाथ सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।